Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing it for try. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सफर मुसाफिर नए सफ़र के अंदर। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 30 दिन में 30 बाइक का ओनरशिप रिव्यू। तो आज हमारे साथ है रावत भाई। क्या हाल है और भाई? ये एक चलाते हैं ऐसी बाइक जो कि इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल ऑफ रोडिंग बाइक है। बाप ऑफ ऑल द एडीवीज। हाँ, तो भाई ने बहुत अच्छा कहा, बाप ऑफ ऑल एटीवीज। चाहे कम सेगमेंट हो और चाहे परफॉर्मेंस हो, बहुत लाइट वेट फील करती है। तो आज हम इसी बाइक के ऊपर हम ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं, क्योंकि ये चल चुकी है। कितना चल चुकी है ये 35,000 चल चुकी है। बट इसका एक बार क्रैश हुआ था, उस वजह से मीटर इसका रिप्लेस करना पड़ा है। तो आज हम 35,000 किलोमीटर का एक ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं भाई से। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, 35 प्लस 10,000 है, 10,000 नए मीटर में। अच्छा, 10,000 नए मीटर के हो गए भाई। तो 45,000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू है। चलो चलते हैं। तो हमारे ये 45,000 किलोमीटर के ओनरशिप रिव्यू के अंदर सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहता है वो जनरल एक ओवरव्यू रहता है भाई। तो वो गाइस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली जनरल ओवरव्यू का होता है हमारे हर ओनरशिप रिव्यू के अंदर। तो जनरल ओवरव्यू में भाई मेरे को एक क्वेश्चन रहता है, इससे पहले आप कौन सी बाइक चलाते थे, आप इस बाइक को आप चला रहे हो तो इसको डेली कम्यूनिट में कैसा परफॉर्म कर रही है, और आपने यही बाइक क्यों चूज़ की? बट एक्चुअली क्या है कि पहले मैं कोई बाइक ओन नहीं करता था। मेरे पास स्कूटी थी, तो मुझे जाना था एक ड्रीम बाइक पे जो कि सबकी होती है हिमालयन। बट उस तक का बजट नहीं था मेरे पास। तो किसी मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि उसी बजट सेगमेंट में और एक प्रॉपर ऑफ रोडर प्लस सिटी कम्यूनिटेड बाइक आप ले सकते हो, एक्सपल्स 200। तो इसके फिर मैंने बहुत से रिव्यूज़ देखे, बहुत से यूट्यूब वीडियोस देखे कि ये बाइक इस सेगमेंट की अच्छी से अच्छी बाइक है। तो दैट्स वाई आई चूज दिस बाइक इंस्टेड ऑफ हिमालयन 450। तो भाई जैसे कि आप ना इसमें एक और चीज़ है कि आप जिसको ना डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हो, तो उस हिसाब से आपको कैसे लगता है ये मतलब डेली यूजेस पे आप कैसे परफॉर्म कर रही है बाइक? तो डेली यूजेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही एक नंबर एक्सलेंट परफॉर्मेंस है। बिकॉज आप कह सकते हैं कि दिल्ली की रोड्स कैसी हैं, प्लस ऑफ रोड है और थोड़ा सिटी वाला टाइप का रोड भी है और थोड़ा वाटर लॉगिंग भी होती है बारिश के टाइम पे। तो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि एक तो इसमें पानी नहीं घुसता, इसका साइलेंसर बहुत ऊपर है, और ऑफ रोड में इसका कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊंचा है। तो इसको आप कैसे भी कुदा के ले जाओ, कहीं भी उछाल के ले जाओ, ऑफ रोड में भी टिकाऊ है बाइक एक नंबर की। तो दैट्स वाई आई चूज दिस एंड दिस इज द एक काफ़ी अच्छा आंसर दिया भाई ने कि क्यों चूज़ किए, क्या चलाते थे पहले, उससे क्या डिफरेंस है इसमें। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस हम बात करने वाले हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है इस बाइक का परफॉर्मेंस और हैंडलिंग। तो भाई परफॉर्मेंस के अंदर मुझे ये पूछना है आपसे कि ये डिफरेंट ट्रेल्स पे कैसा चलती है, जस्ट लाइक हाईवेज, रोड्स और ऑफ रोड्स पे? तो ऑफ रोड्स में इसका कोई मुकाबला नहीं है और ट्रेल्स में भी इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात करें हाईवेज की तो थोड़ा कहीं पे लैग करता है कि थोड़ा वेट और होना चाहिए था, ताकि मतलब टिक के चल सके हाईवे पे। क्योंकि जब अगर आप हाईवे पे चला रहे हो मतलब 100 to 120 की स्पीड में, तो अगर सामने से कोई ट्रक आपको ओवरटेक करता है तो मतलब फील होता है कि कुछ भारी सा गया साइड से। हाँ, तो मतलब हैवी वेट होना चाहिए था थोड़ा सा। तो ऑफ रोड में और प्लस एक गियर और होना चाहिए था, 6 गियर होने चाहिए थे। मतलब 5 गियर स्पीड बॉक्स आता है इसके अंदर। तो आपको लगता है कि ये कमी, हाँ ये कमी बहुत है। अच्छा, इसमें एक हैंडलिंग की और बात कर लेते हैं हम इसी के अंदर ही। तो हैंडलिंग पे जब हम लोग डाउन हिल या अप हिल करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंस कोई प्रॉब्लम लगता है? नहीं, डाउन हिल अप हिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेरी हाइट ही 6 फीट है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल इसकी हैंडलिंग पोस्चर है। बट थोड़ा मुझे इसका और अपग्रेड करना था, तो मैंने इसके लिए हैंड राइजर लगाए इसमें, हाँ। ताकि ताकि मुझे और थोड़ा अच्छी पोजीशन मिले, लॉन्ग रूट पे हो, कभी मुझे ट्रेल करनी हो, या एक मिनट रुको, क्या था वो वर्ड भूल गया मैं। ट्रेल्स करनी है, सैडलिंग। मुझे अगर क्रूजिंग करनी हो बाइक पे और इसका ऑफ रोड करना हो तो इसका हैंडल पोस्चर मेरे लिए बहुत बेस्ट था, जो मैंने अपग्रेड करा राइजर के बाद। चलो गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा ना थर्ड क्वेश्चन ये है कि कंफर्ट एंड फिट कैसा है इस बाइक का। कंफर्ट के सामने में कभी आपने लॉन्ग राइड्स की हो, उसका एक्सपीरियंस आपके पास हो, क्या बुरा लगा आपको इसके अंदर, और हैंडलिंग जो उसकी ग्रिपिंग आती है सैडलिंग के टाइम पे या कुछ टाइम पे, तो कुछ मॉडिफाई किया हो उस पर वैसा, मतलब कंफर्ट को लेके? तो कंफर्ट को लेकर लॉन्ग रूट के लिए तो ये बेस्ट है, मतलब राइडर्स के लिए ऑब्वियसली। बट इसकी थोड़ी ना सीट थोड़ा बहुत हार्ड है, इसको कुछ नहीं बना सकते थे ताकि और कंफर्ट हो। बट मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। बट पिलियन के लिए बहुत प्रॉब्लम है इस सीट में, क्योंकि पिलियन की सीट देखोगे आप, सीट पोस्चर भी बहुत डिफरेंट है इसमें, तो थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है ना पिलियन के लिए। कोई उसका हैवी वेट हो, कोई किसी को थोड़ा पतला वेट हो, उसके लिए अनबैलेंस हो जाते हैं चीज़ें। बाकी राइडर के लिए ये अच्छी बाइक है, एक नंबर बाइक है। बाकी अगर बात करें इसकी हैंडलिंग पोस्चर भी इसका अच्छा है, और इसमें मैंने मॉडिफिकेशन क्या करवाई है, देखो कंपनी फिटेड जो आता है वो ऑल गुड है, इसमें कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
बट फिर भी अपने अकॉर्डिंग तो हर कोई चाहता है कि ये और ऐड ऑन हो तो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा बाइक का कंफर्ट look के या- लिए बंदा Yes. कुछ ना कुछ तो करता है। हाँ, तो इसलिए मैंने छोटी मोटी चीज़ें लगाई है, लाइक हैंड राइजर लगाया है, फॉग लाइट लगाई है, हज़ार्ड लगाई है, वो भी कभी जब इमरजेंसी में यूज़ हो उसके लिए। चलो भाई, किसमें हैंडलाइजर लगे हुए, तो मुझे लगता है कि जिनकी हाइट 6 फीट से कम है उनको हैंडलाइजर की नीड नहीं है। नहीं, देखो डिपेंड करता है ना कि आप कितने एंथुजियाज्म हो कि बाइक चलाने के। अगर आप तो मुझे अगर मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, एक मेरा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि अगर आपकी हाइट आपको लगता था कि आपको हैंडलाइजर लाइए तो आपने रैली एडिशन क्यों नहीं लिया आपने? एक्चुअली जब मैंने बाइक ली थी तो उस टाइम मुझे इस बाइक को चलाने में भी डर लगता था। ओके, तो उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैं प्रो मॉडल देखने गया इसका, वो रैली एडिशन, उसमें लगा कि ये बहुत ऊंची है, नहीं हैंडल होगी मुझसे ये सब। बट अब थोड़ा फील होता है कि काश वो ले लेता तो आज इसमें लगाना नहीं पड़ता। चलो भाई, वेल सेड आंसर रहा भाई का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटीज बाइक की। तो भाई मेरे से एक क्वेश्चन ये है कि ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी हम पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे इस चीज़ के लिए। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपके फर्स्ट 10,000 किलोमीटर जो थे वो कैसे निकले, बाइक ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बीच में आपने कुछ जैसे मेजर रिपेयर आया कि नहीं आया, और आपने कोई कंपोनेंट टायर्स को लेके या कुछ चीज़ों को लेके 10,000 किलोमीटर के अंदर कोई लगा कि आपको बहुत जल्दी ख़राब हो गई वो चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, क्योंकि 10,000 किलोमीटर तो बहुत कम है इसके लिए, इस बाइक के लिए। बट ऐसा कुछ मेजर मैंने पार्ट चेंज नहीं करवाया, ना रिपेयर करवाया। ओनली चैन सेट चेंज करवाया था, वो 20,000 के किलोमीटर के अच्छा, अकॉर्डिंग। वो तो काफ़ी टाइम के बाद। यस। तो उसके हिसाब से आपको लगता नहीं कि इस पे ड्यूरेबिलिटी में कोई इशू लगा हो, कहीं आपका नट खुल गए हो या टायर में कोई प्रॉब्लम आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ कंपनी फिटेड जो चीज़ें आ रही है, अगर आप कुछ ऐड ऑन करवाओगे अलग से तो उसमें चांसेस हैं खुलने के। क्योंकि जैसे मैंने क्रैश गार्ड लगाए थे इसके चेंज करके, तो उसमें नट खुल जाते हैं इसके कभी जब आप टोटली ऑफ रोड करोगे। हाँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके नहीं, ऐसा पास? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई, बाइक का तो एक्सपीरियंस 0 to 10,000 किलोमीटर तक तो अच्छा रहा है, और मेरे को भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये बाइक। मेरे घर वाले पता नहीं क्यों नहीं लेने दे रहे मुझे। तो बस यही चीज़ें हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर। भाई मेरा ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इस पे फर्स्ट सर्विस में क्या कॉस्टिंग लगी, और जो आपकी सबसे मेजर सर्विस हुई है उस पर क्या कॉस्टिंग लगी है? इसमें कुछ ऐसा कुछ खराब हुआ है अभी तक जो आपने कराया और जो आपको लगता है कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्राइसिंग मिलती है? हाँ, एक्चुअली लोगों को बताना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि फर्स्ट सर्विस जो मेरी हुई थी वो 300 के अराउंड कॉस्ट पड़ी थी, क्योंकि बहुत कम है। हाँ, दैट्स वाई। तो 300 के अराउंड कॉस्ट पड़ी थी, जिसमें कुछ इन्होंने सिर्फ चैन क्लीन करा था, बाकी ऑयल का तो कुछ मैंडेटरी था नहीं चेंज करने के लिए। हाँ। तो यही फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट आई थी। और जो मेजर मैंने इसमें चेंज करवाया है, मैंने इसमें जैसे मैंने बताया चेन सेट चेंज करवाया था 20,000 किलोमीटर के बाद, क्योंकि चेन सेट ख़राब हो जाता है इसका। और बाकी एक और मैंने मेजर चेंज करवाया था कि मेरा मीटर चेंज हुआ है, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था लद्दाख वाली ट्रिप में। तो मीटर की कॉस्ट तो ऑल ओवर तो कवर थी इंश्योरेंस में, बट फिर भी जेब से जो गए हमारे पॉकेट से वो कुछ चार्जेस आते हैं, प्रोसेसिंग फीस, वो 4,000 to 5,000 रुपीज़। तो ये चार्जेस गया था ओवरऑल। उसके अलावा कोई खर्चा नहीं लगा नहीं, आपको? उसके अलावा कोई खर्चा नहीं था। अच्छा, एक चीज़ पूछनी है मुझे, जो आपकी अभी तक अपनी सबसे महंगी सर्विस कराई हो, महंगी सबसे उसका महंगी चेन सेट वाली करवाई सर्विस। अच्छा, हाँ। तो जब एक 10,000 किलोमीटर को सर्विस कराई आपने, उसका प्राइसिंग पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। 10,000 किलोमीटर पे तो ऐसा कुछ करवाया नहीं सर्विस। तो मतलब नॉर्मली जो बेसिक सर्विस होती है, इंजन ऑयल, गियर, मतलब वो इंजन ऑयल, फिल्टर। मेजर वही था चैन सेट वाला, क्योंकि उसमें चैन सेट भी चेंज होनी थी, उसकी कॉस्ट भी थी 2500 अराउंड। Okay. उसमें प्लस ऑयल भी चेंज होना था, तो 1300 ऑयल का हो गया, प्लस Okay. इनके सर्विस चार्जेस, चैन ल्यूब, चैन क्लीन, छोटे मोटे रिपेयर्स, तो उसका अराउंड पड़ गया था मुझे 4500। भाई सही है भाई, काफ़ी अफोर्डेबल है भाई। तभी तो भाई कहते हैं इसको बाफ ऑफ ऑल एडीवी, क्योंकि एडीवीज में बहुत खर्चा लगता है भाई, सर्विसिंग कॉस्ट हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि एडीवीज जब एडवेंचर्स करने जाती है तो क्रैश बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ को लेके तो हिसाब से तो बहुत अच्छी बाइक है यार, लाइट वेट है, पॉकेट फ्रेंडली बाइक लग रही है मुझे अभी तक। एवरेज भी अच्छा है गाड़ी का, एज कंपेयर करें तो ऑल द एडीवीज लाइक हिमालयन एंड केटीएम। चलो चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तोते पीछे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसके लिए सॉरी है भाई। गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रेकिंग और शिफ्टिंग। तो भाई ब्रेकिंग के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी ब्रेकिंग की जो बाइट है वो कैसी है, और ये ड्यूल चलने एबीएक्स के साथ आती है शायद, या सिंगल के साथ आती है? नहीं, ये गलत पॉइंट है आपका, आप उसको गलत वे में लेके जा रहे हो। ये आती है सिंगल चैनल एबीएस के साथ, जो महसूस होती है आपको आफ्टर द लॉन्ग राइड ओके। करने के बाद। जब क्योंकि ड्यूल चैनल एबीएस कब काम आता है, अगर कोई इंस्टेंट आप नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो 90 से 100 की स्पीड में, इंस्टेंट आपको ब्रेक मारने पड़े, तो ये गाड़ी ना स्किट होती है। इसके फ्रंट रियर में इसका सिंगल चैनल एबीएस है, जिसकी वजह से पिछले वाला टायर स्किड हो जाता है। अच्छा समझ गया मैं, स्किडिंग की प्रॉब्लम आ हाँ जाती है ना। और इसमें जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है उसमें आपको लगता है कि कहीं भी जर्क आता है या स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं है,
इन चीज़ों के लिए? नहीं, गियर सेटिंग तो बहुत स्मूथ है इसकी। अगर आप प्रॉपर मेंटेन करें आपके चेन सेट को तो उसके अकॉर्डिंग ही सब इजीली प्रॉपर काम करती है। तो गियर बहुत स्मूथ है इसका। बट आप 6 गियर मिस करते हो। हाँ, 6 गियर मिस करते हैं। चलो गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है टायर्स एंड व्हील। भाई मेरा ये मानना है कि आपको जो स्टॉक टायर्स आए थे, जो C8 के टायर्स आए थे, वो अब तो आपको बेटर लगे या आपने कुछ अपग्रेड किया है अभी तक? देखो, बेटर तो ऑब्वियसली लगेंगे क्योंकि कंपनी जो चीज़ लगा के दे रही है वो बेटर ही होते हैं। R&D करी होती है काफी हाँ, चीज़ें। R&D करी होती है, बट टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू योर्स कंफर्ट आपको स्विच करना होता है किसी और अदर टायर्स में। या अगर कोई आपको चॉइस हो कि ये वाला टायर लगाएं तो क्या बेटर फील आएगी, क्या परफॉर्मेंस आएगी, तो इसलिए मैंने अभी स्विच करा है। अभी मेरे टायर घिस गया था तो मैंने स्विच करा है। रईस का टायर आता है, रेस का टूर यस, ये रईस का टूरर टायर आता है क्योंकि आपने सजेस्ट करा था तो वही लगवाया है। जो कि गाइस मेरी GT में भी टूर ही लगा हुआ है। और मेरे को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, भाई का भी रहेगा। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बट उसमें भी काफ़ी होता है कि मतलब अभी जैसे मैं अभी गया था कहीं ट्रिप पे गया था तो वहाँ पे ना एक ओस जम जाती है ना मिट्टी पे, तो हल्का सा स्किट हो रहा था टायर। फिर भी ये रईस वाला जो है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम लगी इसमें। तो आपको जो हमारे स्टॉक टायर है उनकी कॉस्टिंग आपको पता है? आप बताना चाहो तो। उनकी कॉस्टिंग हाँ अराउंड आती है 2500 के अराउंड आती है, 25 to 2700 डिपेंड करता है आप किस एरिया से ले रहे हैं। हाँ। और बाकी जो इसका टायर आता है ये आता है 3500 का, जो कि हमें आफ्टर डिस्काउंट पड़ी है 3000 के अराउंड। ओके, चलो गाइस, टायर की प्राइसिंग में चल गई है, ऐसी कोई मोटिवेशन कहीं नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ रही हूँ, मेरे को इस टायर के अंदर ही पूछ लेता हूँ। ये बाइक ट्यूबलेस तो आती नहीं है, हाँ जी। तो इशू लगता है आपको? लगता है कि आपको कि जैसे हिमालयन ने अभी अपने साथ अपग्रेडेशन में आपको ट्यूबलेस रिम दे दिए हैं, तो इसके अंदर भी एक्सपल्स को लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? क्योंकि एक्सपल्स की अभी अपकमिंग बहुत सारी आने वाली है, 210 400 आने वाली है। देखो, वैसे एक्चुअली बाइक में कोई डाउट नहीं है, कोई लूप होल्स नहीं है, ऑल ओवर गुड है। हाँ। बट जब बात आती है टायर पंचर की, हाँ। तो उसमें तब फील होता है कि काश ट्यूबलेस होती तो आज मुझे टो करके नहीं ले जानी पड़ती है बाइक। क्योंकि हर कोई बाइक को उसको रिपेयर नहीं कर सकता, हर कोई ट्यूबलेस टायर नहीं लगा सकता बाइक पे, क्योंकि ट्यूब टायर नहीं लगा सकता किसी भी आप नॉर्मल मैकेनिक्स पे। हाँ, नॉर्मल मैकेनिक्स पे आप कंपेयर करें तो एज अ पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे वो करवाने, पंचर करवाने, तो वो भी मना कर देते हैं। कुछ पेट्रोल पंप्स होते हैं वो साफ मना कर देते हैं हमारे पास नहीं होगी, और हमारे पास मशीन्स नहीं है। तो ये बहुत थोड़ा चैलेंजिंग इशू होता है, फिर मन करता है कि मैंने क्यों ली ये बाइक। तो भाई ये मेजर इशू ना मेरे को भी फेस होता है, क्योंकि मेरी भी ट्यूब बाइक है जिसमें ट्यूब जलती हैं, और ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू पड़ जाता है जब हम किसी लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं और जाते ही हमारा पंचर हो जाए। तो उससे हमारे काफ़ी, अगर देखो RS से भी मिला हुआ है इसके साथ, मगर वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, उसमें भी टाइम लगता है, वो 4-5 घंटे आपके ख़राब होते हैं। बट आप जब एक लिमिटेड टाइम की रोड ट्रिप करने जा रहे हो तो आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। तो चलो अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई मेरा ना एक और क्वेश्चन है कि कॉस्ट एंड वैल्यू क्या है इस बाइक की? अगर ये जो बाइक जिस प्राइस सेगमेंट में आपने खरीदी थी, उस प्राइस सेगमेंट में आपको ये वर्थ इट लगी, और आप किसी को रेकमेंड करना चाहोगे ये बाइक, और किसको करना चाहोगे? देखो, उस प्राइस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा वर्थ इट है ये बाइक। हाँ। इनफैक्ट अगर इस बाइक का प्राइस 2 लाख भी होता तो भी वर्थ इट थी इस प्राइस पे। क्योंकि अगर आप कहीं जाएं, ADV में स्विच करना चाहें, या आपको चाहिए कोई ऑफ रोडर बाइक हो जो सिटी में भी चले, और जैसे वैसे देख सकते हैं कि सबकी ड्रीम बाइक होती है हिमालयन, बट हर कोई हिमालयन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस कंपेयर करें, उसके अकॉर्डिंग ये बाइक बनाई गई है एक्सपल्स 200, क्योंकि हर कोई अफोर्ड कर सकता है बाइक को, और ये बजट सेगमेंट में भी आती है। इसका प्राइस है 1,70,000 ऑन रोड प्राइस अभी का। तो गाइस, और अब किस बंदों को सब सजेस्ट करना चाहोगे, कौन बंदों को लेनी चाहिए? ये उन बंदों को लेनी चाहिए जिसको ऑफ रोड प्लस ट्रेल करने का शौक है, और जिसको ग्राउंड क्लियरेंस से प्यार हो और गड्ढे से प्यार हो, कि गड्ढे में ना जाए, बम्प ना लगे और डैमेज ना हो, तो उसको उस बंदों को बाइक लेनी चाहिए। चलो भाई, बढ़िया रहा ये चीज़, और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस एक पॉइंट और है हमारे पास माइलेज का, कि माइलेज भाई कंपनी क्या क्लेम किया और आपको क्या मिली? वैसे तो मोस्ट अफोर्डेबल बाइक है ये इंडिया की, ऑफ रोडिंग सेगमेंट में, ADV ट्रैवल मान लो, जो भी मान लो। तो आपको कंपनी ने क्या क्लेम किया था और आपको अभी क्या मिल रही है? यार, कंपनी तो बहुत कुछ क्लेम करती है। कंपनी स्प्लेंडर से क्लेम कर रही है इसको, बट एक्चुअल में जो उसका माइलेज है वो आप बात करें हाईवेज पे तो वो 45 to 50 के अराउंड आता है, एंड सिटी की बात करें तो 30 to 35 का अराउंड आता है। ओके, तो कंपनी क्या क्लेम किया था आपको? कंपनी क्लेम करती है 45 to 50। तो तभी आपने यार अच्छी एवरेज निकाली हुई है इसके साथ। हाँ, वो डिपेंड करता है ना कि आप राइडर पे डिपेंड करता है कि कैसे चला रहा है। तो गाइस पता चल गया कि कंपनी क्या क्लेम करती है, बंदे को क्या मिलता है। ऑल ओवर सब बाइक्स बहुत अच्छी है भाई, नो डाउट, मेरा पर्सनल प्यार है ये बाइक। किसी दिन रावत को मैं घूसा मार के ले जाऊंगा बाइक। चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं।
गाइस हमारा एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। भाई इसमें आपने कोई भी अपग्रेड एंड कस्टमाइजेशन कर रखा है? वैसे मेरे क्वेश्चन पूछते पूछते मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं, तो भाई एक बार बता दीजिए कि क्या क्या आपने अपने लॉन्ग ट्रिप्स के हिसाब से आपने किया हुआ है। इसमें करवाया कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें ऑल द कंपनी फिटेड ही आता है। बस थोड़ा क्रैश गार्ड मैंने जो चेंज करवाया है वो मैं आपको बता देता हूँ इन डिटेल। इसमें क्रैश गार्ड, लेग गार्ड ये लगाएं, और ये लगाया मैंने सैडल स्टे, सैडल, टॉप रैक हो गया हमारा, मैंने टॉप top- रैक प्लेट लगी हुई है हमारी, और टॉप रैक प्लेट लगी है, रेड ये फ्लैग लगाया, ये Flag- नामदारी पे flag- मिलता है भाई। फ्लैग रॉड लगाया हुआ है। इसमें हैंडल राइजर लगवाएं, और इसमें फॉग लाइट लगाई है जो कि टूट चुकी है, उसको मैं चेंज करवाऊंगा दूसरी फॉग लाइट, और इसमें हजार्ड लगाया बस। तो मतलब इतनी इनफ है, बस इतना ही enough चाहिए है ना। ज़्यादा करोगे भाई पुलिस वाले पकड़ लेंगे, दिल्ली में बहुत वैसे भी सख्ताई चल रही है, तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने अपनी जीटी में की हुई है, तो इस हिसाब से बेटर चीज़ है ना ये। हाँ बहुत बेटर है। चलो भाई चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक लास्ट समराइज क्वेश्चन होता है हमारा, इसमें हम प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग वेट करते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो है प्रोज एंड कॉन्स। तो भाई बताइए क्या आपको बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, उन सब के बारे में बात करते हैं। प्रोज ये है कि ये बजट सेगमेंट है, सबसे पहली चीज़, ओके, एंड फर्स्ट प्रोज ये हो गया। एंड सेकंड प्रोज ये है कि ये maintenance। एवरेज, हाँ लो मेंटेनेंस है एंड लो एवरेज है इसका, मतलब एवरेज भी हाई है एज कंपेयर करें अदर एडीवीज, ओके, तो इसका एवरेज भी ठीक ठाक है, और इसका बजट फ्रेंडली है। ये दो प्रोज हो गए इसके। ओके, कॉन्स की बात करें तो कॉन्स इसमें क्या है कि इसका टायर ट्यूबलेस नहीं, जो बहुत ही हर्ट करता है, बहुत ही मेजर इशू है। अगर आप करें लॉन्ग राइड पे जाएं, शॉर्ट राइड पे जाएं, तो ये बहुत जेन्युइन चीज़ है इसके लिए कि ये होना चाहिए कि। और कोई आपका कॉन्स लगता हो? और कोई कौन बचता है उसमें? सर्विस अच्छी लगती हो गाड़ी हीरो की, ऐसे कुछ नहीं, भी हो सकता है सर्विस- आपको। सर्विस अगर बाइक रिलेटेड, आप बाइक रिलेटेड बताओ, क्योंकि सर्विस वेरी करती है शोरूम टू शोरूम। हाँ थोड़ा मीटर देखने में थोड़ा पुराने ज़माने का लग रहा है, थोड़ा नया हो सकता था अपग्रेड, जैसे अभी एक्सपल्स 200 210 में आया है, हाँ कलरफुल तो है। हाँ कलरफुल थोड़ा मीटर है, मीटर कंसोल ये होता तो अच्छा लगता। तो भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो अभी 400 एक्सप्रेस 400 आने वाली है, और जो कि IBW में उसकी लीक्स आई थी, तो आपको लगता है कि इस पर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे इसको हटा के? यस ऑब्वियसली Upgrade करना चाहोगे? या बिल्कुल, क्योंकि उसमें लीक्स ऑब्वियसली निकल चुकी है सारी। गाड़ी का पोस्चर भी अच्छा है, और उसमें जो पावर टॉर्क है वो भी अपग्रेड करा हुआ है। 6 स्पीड गियर बॉक्स हैं, और मे बी हो सके टायर ट्यूबलेस हों, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं स्विच करना चाहूँगा। तो चलो गाइस यही हमारा वीडियोस थे, और ये अब भाई ने बता दिया अपनी तरफ से जो भी इनको प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं, सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया भाई ने हमारे साथ। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना प्यार बनाते रहिए और हमारी सीरीज़ को प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना, और टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल गाइस ओके बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 put the gun down. Drop it